हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर कंडक्टर के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंडक्टर्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने कंडक्टर्स की पढ़ ली थी कि भाई इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इसके ऊपर बहुत चर्चा करी थी हमने। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने आपको बताया था, क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट्स या ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द कंडक्टिंग मटेरियल, क्लियर है एकदम। उसके बाद कैविटी प्रॉब्लम्स हमने करी थी बहुत सारी, बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है कैविटी में, उसके सेंटर पे एक चार्ज रख दो तो इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर एक कैविटी है उसके सेंटर पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा और सेम मैग्नीट्यूड और सेम पोलैरिटी का चार्ज आउटर सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा। फिर उसकी वजह से तीनों पॉइंट्स पर हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। ये लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में डिस्कस हो चुका है। वो क्या था कि भाई एक बार उसी को रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या थी, मान लीजिए हमने क्या बताया था, मान लीजिए कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर हमने ले लिया, क्लियर है। एक कैविटी यहाँ पर ऐसे बना दी है, क्लियर है। एक कैविटी मैंने बना दी, यहाँ पर लेट से पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, गॉस लॉ से हमने सीखा था। और यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं या फिर यहाँ पर यूं कहो एक चार्ज रख दूं, तो फिर हमने क्या सीखा था कि ये वाला चार्ज इस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि इस सिस्टम की वजह से इस ये समझ लो ऐसे लक्ष्मण रेखा है, इस लाइन के बाहर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है दैट मीन्स ये सिस्टम इसको इफेक्ट नहीं कर रहा, सो एक्शन रिएक्शन ये भी इसको इफेक्ट नहीं करेगा। यही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया बिल्कुल सेपरेट हो गई है। और ये काम किसने किया है, ये कंडक्टिंग मटेरियल ने। तो जैसे ये क्यू चार्ज रखा तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही ये इफेक्ट होगा ना ही इंड्यूस चार्ज इफेक्ट होगा। तो क्या इफेक्ट होगा भाई, ये आउटर चार्ज इफेक्ट हो जाएगा। In such a fashion, in such a manner that net electric field inside the conducting material is always zero. ये सारी बातें हम कर चुके हैं, क्लियर है। इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं हम। लेट्स से न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की फॉर्म में हम देखेंगे। लेट्स से मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अब चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, एक ही बात है, कंडक्टिंग बोल दिया मैंने। अच्छा भैया, उसका रेडियस कितना है, लेट से आर, ओके। अब मान लो ये इनिशियली न्यूट्रल था, लेट से मान लो इसके सेंटर से स्मॉल आर, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस अवे, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस अवे लेट से एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब भाई इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट चार्ज है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो क्या हो जाएगा, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट, जीरो। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। और जस्ट इसके आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए दो चीजें पूछता है वो आपसे, फाइंड द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, लॉजिकली हम उसको सॉल्व करेंगे और वही कंसेप्ट चलेगा, हर प्रॉब्लम में वही कंसेप्ट चलेगा। लेट से मैं कह रहा हूं कि मान लो यहां पर इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल एक पॉइंट है M, जो कि इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब मान लो मुझे इस M पॉइंट पर मुझे क्या क्या निकालनी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये जो इंड्यूस चार्ज हुए हैं M पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल निकालना। देखिए मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना इज नॉट इजी टास्क, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे। लॉजिकल चलेंगे, लॉजिकल कैसे लॉजिकल चलेंगे, अच्छा भाई
अच्छा एक बात बताओ, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस क्यू चार्ज, सब कुछ भूल जाओ, इस क्यू चार्ज की वजह से बस इस क्यू चार्ज को देखो और इस पॉइंट को देखो। इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। ये बात तो समझते हो आप? क्लियर है? तो क्या होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इस पॉइंट पर, और डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी होनी है यहाँ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होनी है? 0। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो यहाँ पे इतनी है। अब अगर इसको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है तो इसी पॉइंट पर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड की एक और फील्ड होनी चाहिए, और वो फील्ड कौन क्रिएट कर रहा होगा? लेट्स से दिस इंड्यूस्ड चार्जेस। So what is the magnitude of electric field here because of induced charges? क्या आएगा? Induced charges की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। इसी तरीके से हम निकालेंगे, देखिए किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। अब मान लो वो पोटेंशियल पूछ रहा है, अब वो पोटेंशियल पूछ रहा है तो कंसेप्ट सुनना, कंसेप्ट सुनना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सेंटर पर हम जरा देखते हैं, सेंटर पर फोकस करते हैं, सेंटर पे हम जरा अपना फोकस करते हैं। ओके, तो सेंटर पे, इसके सेंटर पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? स्फीयर के सेंटर पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। कितना होगा? के क्यू बाय आर सेंटर पे। अच्छा भाई, सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? देखो भाई, सेंटर से और सरफेस तक की दूरी तो सेम है, और जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना हो गया? सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना हो गया भाई? के क्यू बाय आर प्लस 0 विच इज के क्यू बाय आर। सेंटर पे नेट पोटेंशियल इतना हो गया। अच्छा भाई, अब एक और कंसेप्ट आपको मालूम है, एक और लॉजिक आपको मालूम है कि भाई विदिन, ये क्या है? ये क्या है? कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दैट मीन्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट, दैट मीन्स इट इज अ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। सेंटर से सरफेस तक तमाम जितने भी पॉइंट हैं उनमें पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। उनमें पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। और सेंटर पे पोटेंशियल कितना निकाला भाई आपने? सेंटर पे पोटेंशियल कितना निकाला आपने? के क्यू बाय आर, और वो सिंपली किसकी वजह से था? सिंपली किसकी वजह से था? इस आउटसाइड चार्ज की वजह से। क्यों? क्योंकि कंडक्टर पर तो कोई चार्ज था ही नहीं, न्यूट्रल कंडक्टर था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अच्छा भाई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एम पॉइंट पर भी कितना पोटेंशियल होना चाहिए? जो पोटेंशियल सेंटर पे है, ओ पर है, लेट्स से दिस इज ओ। क्लियर एकदम? अब नाउ द पॉइंट इज, एम पॉइंट पर पोटेंशियल हम देखते हैं, एम पॉइंट की चर्चा करते हैं, एम पॉइंट की चर्चा करते हैं। एम पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? एम पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? सिंपली के क्यू बाय एक्स। कितना होगा? के क्यू बाय एक्स। इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना होगा? वो तो निकालना ही है। लेट्स से इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना होगा? वी इंड्यूस। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया एम पॉइंट पर? के क्यू बाय एक्स प्लस वी इंड्यूस्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये भी लॉजिक आपको मालूम है, जितना पोटेंशियल एम पे है उतना ही पोटेंशियल ओ पर होगा। दैट मीन्स ये भी लॉजिक आपको मालूम है, ये भी लॉजिक आपको मालूम है, वी एम विल बी इक्वल्स टू वी ओ, और वी ओ पे पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, और वी एम पर पोटेंशियल कितना है? वी एम पर पोटेंशियल कितना है? इक्वेट करा दीजिए, के क्यू बाय एक्स प्लस वी इंड्यूस्ड बराबर के क्यू बाय आर। तो वी इंड्यूस्ड कितना आ गया एम पॉइंट पर? के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स। दिस इज द आंसर। इसी तरीके से करेंगे हम, यही अप्रोच लगाएंगे। इस चीज को आप समझिएगा।
So this is the field because of induced charges and potential because of induced charges. Field किस कंसेप्ट से निकाल रहे हैं कि भाई within the conductor, within the conducting material, everywhere net potential is zero, और potential किस कंसेप्ट से निकाल रहे हैं कि everywhere inside the conducting material potential is constant. क्या मेरी बात समझ में आ रही? और सेंटर पे ही फोकस हमारा क्यों हुआ? क्योंकि इतना मुझे मालूम है कि सेंटर पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव इंड्यूस हुआ होगा उतना नेगेटिव इंड्यूस हुआ होगा, और सेंटर से तमाम पॉइंट्स की दूरी क्या है? सेम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए अच्छे से. चलिए और कंसेप्ट हम यहां पर सीखते हैं. और कंसेप्ट हम यहाँ पर सीखते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है स्फेरिकल, उसमें से मैंने कैविटी कट कर दी. इस तरीके की प्रॉब्लम हमने देखी थी. अब इसके अगर सेंटर पे, ध्यान समझिएगा एक चीज़ को, लॉजिकल है थोड़ा. इसके सेंटर पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी का चार्ज यूनिफॉर्मली इसकी सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज यूनिफॉर्मली इसकी इनर सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा. और बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल था इनिशियली, पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी का चार्ज इसके आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा? इंड्यूस. वो भी कैसे? यूनिफॉर्मली. वर्ड्स पर फोकस करना, यूनिफॉर्मली. अच्छा भाई, अब मान लो सेम सिचुएशन इस तरीके की, मान लो सेंटर पे ना रखने की बजाय मैं चार्ज को अब यहां रख दूं. भाई एक बात तो क्लियर है, इनर सरफेस पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली. यहां पर ये यूनिफॉर्म हुआ है, यहां पर भी यूनिफॉर्म हुआ है. अब इस पार इनर सरफेस पर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली कॉमन सेंस है. ये यहां से थोड़ा सा यहां पे हो गया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी. दैट मीन्स कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी. इस बार इस तरीके की कुछ सिचुएशन बन जाएगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आउटर सरफेस पर सेम मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? नॉर्मल सी बात है, आउटर सरफेस पर क्या होगा? यूनिफॉर्मली, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अंदर की दुनिया का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं. दैट मीन्स यहां पर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, और यहां पर क्या होगा? यूनिफॉर्म. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम. और देखते हैं, इस तरीके की बेसिक प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए. लेट्स से इस तरीके की सिचुएशन है, और सिचुएशन लेट्स से इस तरीके की आ गई. कैविटी कुछ आर्बिट्ररी शेप की है. अगेन यहां पर चार्ज क्या है? Q. तो यहां पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. पॉइंट इज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? कॉमन सेंस है. कैसे होगा? यहाँ नॉन यूनिफॉर्मली, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस जो होगा वो कैसा होगा? कॉमन सेंस है. कैसा होगा? यूनिफॉर्मली. क्या मेरी बात समझ में? और देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन है. लेट्स से मेरे पास इस तरीके की कोई सिचुएशन है, कंडक्टिंग मटेरियल इस बार इस तरीके से है, और एग्जैक्टली सेंटर कैविटी कुछ इस तरीके की है स्फेरिकल, और उसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस Q. अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली. और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. कैसे? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. और देख लेते हैं, लेट्स से और केस ले लेते हैं. लेट्स से सिचुएशन विल बी लाइक दिस. सेम सिचुएशन, आर्बिट्ररी शेप, स्फेरिकल, लेकिन चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर चार्ज? यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली. और यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो बहुत सारे केसेस, इस तरीके के बहुत सारे केसेस आ सकते हैं.
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इन कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट करिए। और ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि भाई चार्ज कहाँ रखा हुआ है कैविटी के अंदर। ये इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि कंडक्टर की शेप कैसी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही मैंने बता दिया था सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये सब बातें हो चुकी। क्लियर है? इन सब कॉन्सेप्ट को एक बार स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए और कंसेप्ट हम देखेंगे। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक और हम कंसेप्ट देखते हैं कंडक्टर में ही, इन्हीं कंडक्टर्स में एक और हम कंसेप्ट देखते हैं। लेट्स से एक और हम कंसेप्ट देखेंगे। लेट्स से कि भाई मान लो मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, समझिएगा जरा। मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके फाइन। और मैंने उस स्फेरिकल कंडक्टर में कैविटी कट कर दी आर्बिट्ररी शेप की। ओके फाइन। और यहाँ पे इट्स सेंटर इज दिस एंड इट्स रेडियस कुछ भी ले लो, लेट्स से रेडियस इज आर। और मैंने यहाँ पर एक चार्ज पुट कर दिया है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज पुट कर दिया है। क्लियर है एकदम? अब मान लो एक पॉइंट है आउटसाइड P, यहां पर मुझे पोटेंशियल बताना है। क्या मेरा क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? मेरे पास एक स्फेयर था जिसका रेडियस क्या है R, सेंटर से आर्बिट्ररी शेप की मैंने एक कैविटी कट कर दी और उसके अंदर कहीं पर भी चार्ज प्लेस कर दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक पॉइंट है P जो कि सेंटर से लेट्स से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये दूरी ले लो लेट्स से x। क्लियर है? सब डिस्टेंस मैंने आपको दे दिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। सोचो जरा। अब देखिए, देखने में तो कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो देखिए किस तरीके से कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके फाइन। और यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके फाइन। क्लियर? अब आउटसाइड निकालना ना पोटेंशियल। पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? फील्ड की वजह से। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आप ये सोचिए, ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है? अरे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये जो आउटर चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसकी फील्ड का यहां से कोई लेना देना नहीं है और इसकी फील्ड का यहां से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। दैट मीन्स P पॉइंट पर इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना पोटेंशियल होगा, ना फोर्स लगेगी, कुछ नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये जो P पॉइंट आउटसाइड है, इस P पॉइंट पर अंदर की दुनिया की वजह से कुछ नहीं होगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा एक ऐसा केस है कि एक स्फेयर ले लिया जिस पर की प्लस Q चार्ज पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर से R डिस्टेंस पर मैंने पोटेंशियल पूछ लिया, क्योंकि फील्ड तो इसी की ही है। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? सिंपली कितना होगा भाई? KQ बाय R। दिस इज द आंसर। देखिए कितना इजी आंसर है, लेकिन कब ये इजी आंसर कब बनेगा? जब आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होगी। कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रेक्टिफिकेशन से ऊपर उठ करके कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और देखते हैं, और बेसिक बातें इसमें देखते हैं। इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिएगा और हम बेसिक बातें इसमें देखेंगे। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं, इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट करना। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास लेट्स से दो कंडक्टर है। इस तरीके से मैंने सिचुएशन ले ली। मान लीजिए मेरे पास दो कंडक्टर हैं। इस तरह से, इस तरीके की प्रॉब्लम भी आएंगी बहुत। मान लो मेरे पास दो कंडक्टर है, इसका रेडियस लेट से मैंने ले लिया है r, और इसका रेडियस लेट से मैंने ले लिया है, इसका रेडियस लेट से ले लो 2r। इस पर चार्ज पुट कर दो लेट से q, और इस पर आप चार्ज पुट कर दो लेट से
इस पर आप चार्ज पुट कर दो लेट से 2q, या फिर इस पर आप चार्ज पुट कर दो हाँ 2q, और इसका रेडियस आप ले लो लेट से 4r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका रेडियस r, इस पर चार्ज है q, इसका रेडियस 4r, ये थोड़ा बड़ा छोटा बना दिया, वो अपने आप एडजस्ट कर लेना। इसका रेडियस है 4r और इसका चार्ज है 2q। अब मान लो मेरे पास एक कनेक्टिंग वायर है, मेरे पास क्या है, एक कनेक्टिंग वायर, इस तरीके से कंडक्टिंग है वो भी। जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा तो पहले तो मुझे ये बताना है कि चार्ज जो है कौन से स्फीयर, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, कौन से स्फीयर से, मतलब कहां से कहां फ्लो करेगा, 1 से 2 या 2 से 1, और कितना चार्ज फ्लो करेगा और कब तक फ्लो करेगा, ये सब मुझे कहानी आपको बतानी है। अब देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कोई ये बोल सकता है, कोई बच्चा ये बोल सकता है सर इस पर क्यू चार्ज, इस पर 2q चार्ज है तो ज्यादा इस पे है तो चार्ज हमेशा यहां से यहां फ्लो करेगा। नहीं, कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट पे। चार्जेस को कौन फ्लो कराता है? मैं तो फ्लो कराऊंगा नहीं। चार्जेस को फ्लो कराने का मतलब उसमें फोर्स तो लगनी चाहिए, और कौन फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो दैट मींस इन दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्टिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये तो हम पढ़ चुके हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द डिक्रीज इन द पोटेंशियल। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं पोटेंशियल निकालता हूं, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा भाई? इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? k q बाय r। और इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? k 2q बाय 4r, दैट मीन्स kq बाय 2r। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? अरे इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, एग्जैक्टली हाफ। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लग रही होगी यहां। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लग रही होगी तो चार्ज, लेट से पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां मूव करेगा, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज घटेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और ये प्रोसेस कब तक होगा? जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, इस पॉइंट को समझना। मतलब कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लॉजिक ये नहीं होता कि दोनों का पोटेंशियल सेम, लॉजिक यही होता है कि चार्ज सर्किट में तब तक मूव करता है जब तक कि थ्रू आउट द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए? जीरो। अगर मान लो 3 कंडक्टर होंगे, अभी तो मैंने एक सिंपल सा केस ले लिया, 3 होंगे, तो ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि तीनों का पोटेंशियल सेम। नहीं, कंसेप्ट यही है कि सर्किट में थ्रू आउट द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? दैट मीन्स इस पॉइंट से चार्ज इस पॉइंट तक मूव करेगा, और एक कब तक होगा? जब तक कि फील्ड जीरो ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। दैट मीन्स इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल फाइनली सेम ना हो जाए। क्लियर है? कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया। लेट से अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कितना चार्ज, लेट से यहां से यहां स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो किया, तो फाइनली इस पे कितना चार्ज बच जाएगा? q माइनस क्यू। और इस पे कितना चार्ज आएगा? 2q प्लस स्मॉल q। तो फाइनली इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? फाइनली इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Vf1। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? k कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय r। और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Vf2। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? k कितना हो जाएगा? 2q प्लस q अपॉन में 4r। और ये प्रोसेस कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दैट मीन्स दोनों को उठा करके इक्वेट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट बन जाएगा? दोनों को उठा के इक्वेट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट बन जाएगा? k कैपिटल Q माइनस Q बाय r विल बी इक्वल्स टू व्हाट? k 2q प्लस q अपॉन में 4r। k से k कैंसिल, r से r कैंसिल, ये 4 इधर गया। दैट मीन्स 4q माइनस 4 स्मॉल q बराबर 2q प्लस q। दैट मीन्स इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये क्या आ जाएगा? 2q बराबर 5q। दैट मीन्स q बराबर
2q/5 एंड दिस इज द आंसर. सो इतना चार्ज फर्स्ट से सेकंड में मूव कर जाएगा. क्लियर है एकदम. सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं. इसको बोलते हैं टचिंग प्रॉब्लम या फिर कनेक्टिंग प्रॉब्लम. इसको हम ऐसे भी सॉल्व पूछ सकते थे कि इन दोनों कंडक्टर्स को उठा के मैंने टच कर दिया तो कॉमन सेंस है चार्ज फ्लो करेगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक. टच ही तो करा, इनडायरेक्ट वे में टच ही किया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया. और कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, जीरो. दैट मीन्स अगर दो ही कंडक्टर हैं तो उसके केस में हम बोल सकते हैं दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम. दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो. क्या मेरी बात समझ में आ रही? इन कंसेप्ट्स को आप उतारिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं. इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली कंडक्टर की. नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट होता है अर्थिंग का. अर्थिंग क्या है? अगर आप, मैं प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझाता हूँ. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आपने अपने घर में सॉकेट्स देखे होंगे तो उसमें देखा होगा, जैसे मान लो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हैवी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो उसमें प्लग में 3 तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर होता है. क्लियर है? तो 3 तरीके की बेसिकली वायरिंग होती है. एक को बोलते हैं लाइव, एक को बोलते हैं न्यूट्रल और एक को बोलते हैं अर्थ. अब जो लाइव और न्यूट्रल है उनका काम क्या होता है कि भाई वो पावर हाउस से पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज करते हैं, करंट फ्लो करता है. अब अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है उसको जरा समझिए. अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है उसको जरा हम समझते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अर्थ को हम रफली हम अर्थ को क्या मान सकते हैं, स्फेरिकल, जिसका रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर. उसका रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर. क्लियर है? अगर मान लो मैं अर्थ को एक कंडक्टर की तरह से ट्रीट करूं और लेट्स से इस पर चार्ज है Q, इसका रेडियस हमें मालूम है, अर्थ की हम बात कर रहे हैं. सो इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल कितना होगा KQ/R. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये R क्या है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर में. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इतना बड़ा वैल्यू नीचे की तरफ है. दैट मीन्स ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी, नेग्लिजिबल, नियरली जीरो. इस कंसेप्ट को समझना. ओवरऑल इसका अर्थ का पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो. दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अर्थ जो एक कंडक्टर है उसका पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं, जीरो. अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं, जीरो. कितना ही इसको चार्ज दे दो, इसका पोटेंशियल विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम. बिकॉज ऑफ इट दिस होल डायमेंशन, इतनी बड़ी डायमेंशन की वजह से इसका पोटेंशियल क्या ही आएगा, जीरो. क्लियर है? अब अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, बार बार मैं अर्थ तो बनाऊंगा नहीं, तो अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से अर्थिंग के सिंबल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस. जब भी कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ऐसा सिंबल बना है, तो आप क्या समझ लेना कि वो कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थिंग हो चुकी है उसकी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दो कंडक्टर अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके बीच में चार्जेस का एक्सचेंज होता है. ये तो आपको मालूम है, अभी भी मैंने पढ़ा दिया. दो कंडक्टर अगर आपस में एक्सचेंज है तो उनके बीच में चार्जेस का आदान प्रदान होता है. और चार्जेस का आदान प्रदान कैसे होता है भाई? जब तक कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, जीरो. और अर्थ का पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, तो फॉर शॉर्ट जो भी कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्टेड है 100% उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो. अब इसका यूज क्या है भाई? बहुत बड़ा यूज है. मान लीजिए कोई भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज कर रहे हैं और बाय मिस्टेक जो तार है वो आपके मेटल की प्लेट से कनेक्ट हो गया और आपने उस मेटल की प्लेट को छू दिया, तो वो क्षण आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य क्षण साबित होगा. जबरदस्त झटका आपको लगेगा. और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लग गया तो इन केस मिलन भी हो सकता है परमात्मा से. अब लेकिन ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे,
तो इसी चीज की रोकथाम के लिए या इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अर्थिंग का कंसेप्ट लगाया जाता है। और कैसे करते हैं कि अर्थ में बड़े बड़े मेटल की रॉड्स को हम अंदर डाल देते हैं, क्लियर है, और उससे वायर निकाल देते हैं, और वही एक वायरिंग हाउस होल्ड वायरिंग में कनेक्टेड होती है और हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो लगी हुई होती है। अब मान लो कोई बाई चांस कोई वायर मेटल से कनेक्ट हुआ, अब क्या होगा भाई, चार्ज मेटल पे आया, अब क्या होगा भाई, अब क्योंकि वो अर्थिंग है तो इमीडिएटली वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में लीक आउट कर जाएगा और आप बच जाओगे। यही सिंपल सा लॉजिक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अर्थिंग। अब इससे प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, इसको जरा नोट कीजिएगा। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं अर्थिंग का। अर्थिंग में क्या होता है कि भाई मान लो, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, मान लो मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, मान लो मेरे पास कोई एक कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर ही ले लेते हैं लेट्स से, और मैंने उसको प्लस क्यू चार्ज जो है दे दिया। तो ये तो हमने पढ़ रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ जाएगा, इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, वो इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, के क्यू बाय आर, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। अब मान लो मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्टेड कर दूं, अर्थिंग, तो देखिए दो कंडक्टर आपस में कनेक्ट हो गए, दो कंडक्टर आपस में कनेक्ट हो गए। अब क्या होगा भाई, चार्ज का एक्सचेंज होगा, चार्ज का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा चार्ज का एक्सचेंज, चार्ज का एक्सचेंज होगा इस तरह से कि वो इसका पोटेंशियल क्या कर दे, जीरो। ये कंसेप्ट है इस बार, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा अर्थ का पोटेंशियल, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। दैट मींस फॉर श्योर 110% इसका पोटेंशियल जीरो होना ही पड़ेगा। इस चीज को समझना जरा। तो इसका पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है इसका सारा का सारा चार्ज अर्थ में लीक कर जाएगा, इसका सारा का सारा चार्ज अर्थ में लीक कर जाएगा। और कब तक ये प्रोसेस होगा, इसका सारा का सारा चार्ज अर्थ में लीक कर जाएगा, और कब तक ये प्रोसेस होगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, जीरो। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अगर कहीं अर्थिंग हो रही है तो अराउंड दैट अर्थिंग पोर्शन there should be no electric field. Concept is this. समझ जा रहा है एक पॉइंट को, क्या बोला मैंने कि अगर कहीं अर्थिंग हो रही है तो अराउंड दैट अर्थिंग there should be no electric field present. चार्ज का एक्सचेंज हो जाएगा तुरंत। तो कंसेप्ट क्या बन गया कि अगर देखिए ये आइसोलेटेड कंडक्टर क्या मतलब है, इसके चारों ओर कुछ नहीं है, ना कोई चार्ज है ना कोई फील्ड है। दो तरीके के केसेस समझाऊंगा मैं आपको। इसका सारा का चार्ज अर्थ में लीक कर गया। अब मान लो कि भाई सिचुएशन ऐसे रही होती, मान लो सिचुएशन कुछ ऐसे रही होती कि ये कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, क्लियर है भाई, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है और इसके सेंटर से लेट से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब क्या होगा ये तो आपको मालूम ही है, चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। और पोटेंशियल वगैरह मैंने सब निकाल लिया है। सेंटर पे पोटेंशियल हम निकालेंगे, सेंटर पे पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना होगा, जीरो, और वो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर। और जो पोटेंशियल यहाँ का होगा थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, वही पोटेंशियल हर जगह का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स सरफेस का पोटेंशियल भी, मतलब कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ऑल्सो। अब मान लो इस केस में मैं इसको अर्थिंग कर दूं, अब क्या होगा भाई? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इनिशियली ये न्यूट्रल था। अरे अगर ये न्यूट्रल था तो इस पे तो कोई चार्ज तो था नहीं, तो क्या लीक करेगा? इसका जो पोटेंशियल समझो, इसका जो पोटेंशियल आया है वो किसकी वजह से आया? इसका जो पोटेंशियल आया है वो इस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से आया है यार।
और वो इतना आया है। अब इस बार क्या होगा, अब इस बार क्या होगा कि अर्थ इस कंडक्टर को कुछ चार्ज सप्लाई कर देगी। ध्यान से सुनना, पहले केस में कंडक्टर का चार्ज अर्थ में लीक करा था, इस बार बिकॉज दिस इज नॉट आइसोलेटेड कंडक्टर नाउ, इसके सराउंडिंग में एक चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से ही यहां पर पोटेंशियल आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस बार क्या होगा, अर्थ कुछ चार्ज इसको चार्ज को सप्लाई कर देगी। कितना? in such a fashion that the net potential of this conductor is 0। वो हम निकाल लेंगे कितना कंसेप्ट से, लेट्स से Q डैश चार्ज अर्थ ने इसको दिया। तो जो चार्ज अर्थ ने इसको दिया है, सुनना जरा, जो चार्ज अर्थ ने कंडक्टर को दिया है, उस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कितना हो गया होगा, उसकी वजह से उसका पोटेंशियल कितना हो गया होगा, Q डैश बाय R। अच्छा भाई, अब इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0। क्यों? अरे अर्थिंग हो रखी है, इसका नेट पोटेंशियल 0 होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स KQ डैश बाय R प्लस KQ बाय R विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। और यहां से हम Q डैश निकाल लेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो Q डैश क्या आ जाएगा यहां से, कैपिटल R बाय स्मॉल r इंटू Q। इतना चार्ज अर्थ कंडक्टर को प्रोवाइड कर देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट होता है अर्थिंग का, कि कंडक्टर से चार्ज अर्थ में लीक कर रहा है या अर्थ से चार्ज कंडक्टर में आ रहा है। अरे इस तरीके की सिचुएशन है, कोई दिक्कत मत मानो। क्लियर है एकदम? सो इन कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, इन कंसेप्ट को आप उतारिए। ओके, सो अर्थिंग का कंसेप्ट हमने सीख लिया है। अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम देखेंगे अभी। अब कुछ प्रॉब्लम्स स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स से आ सकती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कंडक्टर था, कि भाई एक कंडक्टर लिया, कंडक्टिंग मटेरियल लिया, स्फेरिकल कंडक्टिंग मटेरियल लिया, उसमें से कैविटी कट कर ली। अब क्या है, मान लीजिए हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल्स हैं, कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल्स। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा। मान लीजिए हमारे पास कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल्स हैं इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक दो प्रॉब्लम मैं आपसे कराता हूं। लेट्स से इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है लेट्स से 2r, इस पे चार्ज है q और लेट्स से इस पर चार्ज है लेट्स से 3q। क्लियर है? कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हो गए। लेट्स से दिस इज S1 एंड दिस इज S2। कहने का मतलब है सारे में हवा है, यहाँ पर भी हवा है, यहाँ पर भी हवा है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है इस बार। क्लियर है एकदम? लेट्स से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट VS1 मतलब कि फाइंड द नेट पोटेंशियल। और लेट्स से और कर लेते हैं, इसका चार्ज लेट्स से कर दो आप, दिस इज 3q, लेट्स से दिस इज 5q, दिस इज 3q एंड लेट्स से दिस इज q। क्लियर है? बिल्कुल अच्छा लेवल का एक प्रॉब्लम ले लिया। इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है q और S1 स्फेरिकल शेल को 3q चार्ज दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना है r। S2 स्फेरिकल शेल को 5q चार्ज दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना है 2r। और मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द नेट पोटेंशियल ऑफ S1। देखिए जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, फाइंड द नेट पोटेंशियल ऑफ S1, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। मतलब इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अरे इस पॉइंट का पोटेंशियल सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही तो है यार। लॉजिक से समझिए। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आपके पास 3 सिस्टम है, ऐसे समझिए। इस पॉइंट पर फोकस रखिए और 3 सिस्टम है, एक पॉइंट चार्ज, एक खुद स्फेरिकल शेल S1 और एक स्फेरिकल शेल S2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? 3 सिस्टम है, तीनों के लिए अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, इस एक पॉइंट बना लीजिए, लेट्स से मैंने यहां पर एक पॉइंट बना लिया, इस पर मैं फोकस करूंगा। पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, सिंपली KQ बाय R। ओके फाइन। S1 स्फेरिकल शेल की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, सिंपली K 3Q बाय R। ओके फाइन। S2 स्फेरिकल शेल की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, S2 स्फेरिकल शेल के लिए ये पॉइंट है उसके अंदर का पॉइंट।
अब सब कुछ भूल जाओ, जब मैं S2 और इस पॉइंट को देख रहा हूं तो सब कुछ भूल जाओ कि इस दुनिया में कुछ और भी है क्या। तो S2 स्फेरिकल शेल के लिए ये पॉइंट अंदर का पॉइंट है, और आपको मालूम है इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर द पोटेंशियल इज सेम, और वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ऑफ इट्स सरफेस। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, K5Q/2R, और वही पोटेंशियल अंदर भी होगा इसकी वजह से। तो S2 की वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, K5Q/2R। इसको आप सॉल्व कर लेना। इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है स्फेरिकल शेल्स में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बच्चा कहेगा सर ये क्या, आपने तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था कि सर यहाँ पे चार्ज Q है तो इसके इनर पे -Q आ जाएगा, आउटर पे कुछ और आ जाएगा, फिर यहाँ कुछ और आ जाएगा, फिर यहाँ कुछ और आ जाएगा। ऐसा कुछ करना नहीं, लेकिन क्यों नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट सेम आएगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे चार्ज Q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +Q। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, S1 का ओवरऑल चार्ज तो 3Q ही रहा ना। तो ये अगर मान लो इस -Q और +Q की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल अगर आप लिखोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा आफ्टर ऑल। तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर कि फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल एंड फील्ड एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेल्स पढ़ रहा हूं मैं। तो जब भी आपको पोटेंशियल और फील्ड पूछ रहा होगा, सो देयर इज नो नीड टू डू